नीट पीजी की प्रिपरेशन के टाइम आप लोगों की एक मेजर स्ट्रेटेजी रहती है कि भैया बड़े सब्जेक्ट अच्छे से कर लो तो उससे मैक्सिमम सवाल आते हैं तो अपनी रैंक शायद बढ़ जाएगी। पर उसमें मैं आपको एक बोनस ट्रिक देकर जा रहा हूं आज। बेटर है कि फोकस ऐसे 100 सब्जेक्ट पे करो जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हो, और डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपकी रैंक बूस्ट हो जाएगी। पर वो डायरेक्टली छोटा सब्जेक्ट पढ़ने में आप थोड़ा सोचते होंगे कि यार समय वेस्ट तो नहीं हो रहा, तो उसको पढ़ने का भी एक तरीका है। उसको पढ़ने का तरीका क्या है? अपना तरीका, वो है इंटीग्रेटेड तरीका। तो हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम जो आरआरआर लेकर आई है आपके लिए, दैट इज रैपिड रिकॉल रिवीजन, उसमें अपन क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं और पीवाईक्यूज और पीवाईटी सॉल्व करते हैं। और साथ साथ में आपने बोला था कि आपको सेशंस की पीडीएफ चाहिए, तो नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ पीडीएफ की। ये वाले सेशन की, इससे पहले वाले सेशन जो हो रखे हैं उसकी सारी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। चलो अपन लेक्चर चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, एंटी साइकोटिक से बहुत सवाल आते हैं आपके नीट पीजी में। तो एंटी साइकोटिक से क्या क्या मेजर सवाल पूछे जाते हैं, मेजरली सवाल उस पे पूछे जाते हैं उसके स्पेसिफिक फीचर पे या उसके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट पे, तो वो अपने याद करके जाएंगे। क्या भैया, सबसे पहला क्लोजापिन से क्या पूछते हैं, क्लोजापिन का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट क्या है? तो सीजर्स हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, पर एक मेजर साइड इफेक्ट जो बार बार पूछा गया है वो है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ऐसे ही ओलेंजापिन है, ओलेंजापिन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, पर उसका जो मैक्सिमम पूछा गया साइड इफेक्ट है वो है उसका मैक्सिमम वेट गेन। तो ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक है जिसका मेजर साइड इफेक्ट है, या ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक है जिसका साइड इफेक्ट है मैक्सिमम वेट गेन, तो वो कौन सी ड्रग होगी आपके लिए? ओलेंजापिन। ऐसे ही रेस्पेरिडॉन है, उससे प्रोलेक्टिन भी बढ़ता है, ये बार बार पूछा गया है। एरिपिप्राजोल है, इसमें पूछा गया है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो एरिपिप्राजोल इज पार्शियल D2 अगोनिस्ट, ये आपको पता रखना है। सिडेशन कम होता है, ये पता रखना है। उसके बाद हेलोपेरिडॉल, हेलोपेरिडॉल बार बार पूछी गई है, उसमें आपको बस पता रखना है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं एंटीसाइकोटिक्स के बाद, तो ऐसी ड्रग जिससे मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं दैट इज हेलोपेरिडॉल। न्यूरोमेलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, वो भी हेलोपेरिडॉल से होता है। टार्डिव डिस्काइनेजिया होता है, वो भी हेलोपेरिडॉल से होता है। ऐसे एक ड्रग है क्यूटियापिन। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट इज ड्यू टू हेलोपेरिडॉल, ऐसा ही सवाल पूछा जा सकता है कि लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट इज ड्यू टू विच ड्रग, इट इज ड्यू टू क्यूटियापिन। तो आपको ये मेजर एंटीसाइकोटिक से बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं जो आपको पता रखना है। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम वेट गेन कौन सी एंटीसाइकोटिक से होता है, तो वो ओलेंजापिन से होता है। तो जैसे ही मैंने वेट गेन वाली ड्रग बोली तो आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि ऐसी और कौन सी ड्रग्स हैं जो वेट गेन करवाती हैं। जरूरी नहीं है साइकाइट्री तक सीमित रहो, अपना दिमाग दूसरी जगह भी घुसा लो, अब मेडिसिन पे जंप कर जाओ। ऐसी कौन कौन सी ड्रग है जिससे वेट गेन हो सकता है, या ऐसा आपका सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको दिमाग रखना है पायोग्लूटाजोन, डायबिटीज में देते हैं। पीपीआरए गामा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना। और इससे क्या हो सकता है, फैट गेन भी हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है। अब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि पायोग्लूटाजोन से एक मैक्सिमम एक और मिनिमम एक और साइड इफेक्ट होता है, वो कौन सा साइड इफेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड होता है, वो पूछना चाह रहा हूं मैं। और कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे वेट गेन होता है? वेट गेन मेटाजापिन से भी होता है, उसके बाद सिप्रोहेपेटाडिन से भी होता है। सिप्रोहेपेटाडिन जो है वो बच्चों में दी जाती है हेपेटाइट स्टिमुलेंट करवाने के लिए। और वेट गेन जो पूछा जाता है आपसे बार बार, वो पूछा जाता है इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरियास। मेजर आपको तीन चीजें इससे पता रखना है कि पायोग्लूटाजोन, इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरियास, ये तीन भी ऐसी ड्रग्स हैं जिसका साइड इफेक्ट क्या है? वेट गेन है। अब जैसे ही मैंने वेट गेन बोला तो वेट लॉस वाली ड्रग भी तो पूछी जा सकती है। वेट लॉस वाली ड्रग मतलब क्या? एंटी ओबेसिटी वाली ड्रग। एंटी ओबेसिटी वाली ड्रग मतलब क्या? जिससे वजन कम होता हो। तो कौन कौन सी गोलियों से कम होता है भैया? उससे होता है ऑर्लिस्टेट नाम की एक गोली है। ऑर्लिस्टेट से आपको क्या पता रखना है? ऑर्लिस्टेट लाइपेज इनहिबिटर है। मेजर साइड इफेक्ट क्या है? स्टेटोरिया है। ऐसे लीराग्लुटाइड एक ड्रग है जिससे वजन कम होता है। लीराग्लुटाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? GLP-1 एनालॉग है। उसके बाद बुप्रोपियोन प्लस नाल्ट्रेक्सोन, इससे भी वेट लॉस होता है, मतलब ये भी एंटी ओबेसिटी ड्रग है। और फेंटरामिन प्लस टोपिरामेट, इससे भी वेट लॉस होता है। अब मैंने आपको इसे बताया टोपिरामेट। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी चाहिए कि टोपिरामेट का ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चार मेजर ड्रग है जो एंटी ओबेसिटी में आती है, जो वेट लॉस करवाती है: ऑर्लिस्टेट, लीराग्लुटाइड, बप्रोपियान प्लस नाल्ट्रेक्सोन, फेंटरामिन प्लस टोपिरामेट। ऑर्लिस्टेट और लीराग्लुटाइड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको पता रखना है। ऑर्लिस्टेट से क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसलिए मैंने आपको ये भी ऐड करवा दिया कि स्टेटोरिया उसका एक मेजर साइड इफेक्ट है। उसके बाद आपको पता रखना है कि जैसे ही मैंने ये वेट लॉस वेट गेन की बात करी तो अपने दिमाग में सेंटर्स भी तो होते हैं। लेट्स जंप टू एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कि कौन कौन से सेंटर या कौन कौन से हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं एपेटाइट को या सैटिस्फाई को। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इज सैटिस्फाई सेंटर, और लेटरल हाइपोथैलेमस इज हंगर वाला सेंटर।
अब ये आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें फिजियोलॉजी से पता रखना है कि सैटिस्फैक्टरी सेंटर कहां पर है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है। हंगर सेंटर कहां पर है, लेटरल हाइपोथैलेमस में है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, आपको वेंट्रोमीडियल तो याद रहता है, आपको लेटरल भी याद रहता है, पर ये याद नहीं रहता कि वेंट्रोमीडियल सैटिस्फैक्टरी के लिए है और लेटरल हंगर के लिए है। तो बस एक ट्रिक देकर जा रहा हूं मैं, उससे पता रखना है आपको। वो ट्रिक क्या है, जब आदमी भूखा रहता है तो वो इधर उधर भागता है खाने की दौड़ में। तो इधर उधर भागता है मतलब क्या है, मरीज लेटरलाइज हो रहा है, हंगर में लेटरलाइजेशन आ रहा है, तो हंगर इज लेटरल हाइपोथैलेमस। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर हंगर सेंटर कौन सा है, लेटरल हाइपोथैलेमस है। अब ऐसे ही हार्मोन पे आ जाते हैं, हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हंगर कौन सा हार्मोन है, ग्रेलिन। और हार्मोन जो फैट सेल से सिक्रेट होता है और एपेटाइट को डिक्रीज करता है, वो कौन सा है, लेप्टिन। अब आपको ये भी पता होता है कि ग्रेलिन से जो है वो हंगर मतलब भूख बढ़ती है और लेप्टिन से भूख कम होती है, पर आप बस कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ग्रेलिन से भूख कम होती थी कि बढ़ती थी। अब आपको मैं एक और ट्रिक देके जा रहा हूं यहाँ पे, ग्रेलिन मतलब घी, घी देखकर भूख बढ़ गई तो ग्रेलिन स्टिमुलेट्स भूख, और उसके बाद आता है आपका लेप्टिन, लेप्टिन से भूख कम होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, सबने टीवी पे एक ऐड देखा होगा, छम छम डांस सॉन्ग सुना है, उसमें जिस एक्ट्रेस ने काम किया है उसने एक टी का ऐड किया है, वो टी किस नाम से है, वो इसी नाम से है। तो ऐसे पता रख सकते हो आप, उससे क्या होता है, वजन कम होता है। और सिंपल इतना भी याद रखो, घी याद रख लो, इसके लिए घी से पता रखना है। तो ऐसे याद रख सकते हो, इस ट्रिक से याद रख सकते हो भैया कि हंगर सेंटर कौन सा है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर कौन सा है, हार्मोन कौन सा है। तो ऐसी अगर ट्रिक अच्छी लगे तो ये लेक्चर को सब्सक्राइब और कमेंट भले मत करो, पर हाँ अपने दोस्तों को अगर ऐसा लग रहा है कि आप इसको शेयर कर सकते हो, जरूर शेयर करो, क्योंकि मैं भी अपनी ओपीडी से अपना टाइम निकालकर यहाँ लेक्चर बनाता हूँ और अमृत पेश करता हूँ। तो ये तो जरूर है कि आप इसको शेयर करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन जैसे ही खाने की बात कर रहे थे तो खाने से अपन वापस साइकेट्री पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि खाने से वहां पर डिसऑर्डर भी आते हैं। तो कौन सा डिसऑर्डर आता है, वहां से डिसऑर्डर में आपको पता रखना है एनोरेक्सिया वर्सेस बुलिमिया। दिस इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट एनोरेक्सिया वर्सेस बुलिमिया। आपको समझ में आ जाता है कि ऐसी लड़की की हिस्ट्री दे देते हैं, लड़की की हिस्ट्री में ऐसा होता है कि भैया उसका बीएमआई कम है, ज्यादा है, उसको बिंज ईटिंग की हिस्ट्री रहती है, फिर वो उल्टी कर देती है, कुछ समझ नहीं आता कि एनोरेक्सिया आंसर है कि बुलिमिया आंसर है। आज ठीक के जाओ से 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा, आपके आंसर मार्क हो जाएंगे कि आंसर जो है वो एनोरेक्सिया है कि बुलिमिया है। अगर सिग्निफिकेंटली अंडरवेट फीमेल है और उसका बीएमआई कम है, देन यू आर डीलिंग अ केस ऑफ एनोरेक्सिया। अगर बीएमआई नॉर्मल है या बीएमआई थोड़ा सा ज्यादा है तो इट इज केस ऑफ बुलिमिया। अगर केस में कहीं भी एमेनोरिया दे रखा है तो श्योर शॉट इट इज अ केस ऑफ एनोरेक्सिया। अगर पीरियड्स नॉर्मल दे रखे हैं फीमेल के, देन इट इज अ केस ऑफ बुलिमिया। और हाइपोकेलेमिया अगर दे रखा है सवाल में कहीं भी तो इट इज बुलिमिया। तो क्या क्या याद रखना है, बीएमआई कम होता है और एमेनोरिया अगर दे रखा है आपको सवाल में तो देन इट इज एनोरेक्सिया। ए इज फॉर ए तो अमेनोरिया इज फॉर एनोरेक्सिया, ऐसे आपको पता रखना है। और वेट भी कम हो जाता है तो इट इज सिग्निफिकेंट अंडरवेट और अमेनोरिया की हिस्ट्री है तो वो एनोरेक्सिया है। और अगर बीएमआई बराबर है और हाइपोकेलेमिया की हिस्ट्री है और पीरियड्स नॉर्मल है, देन योर आंसर विल बी बुलिमिया। अब जैसे ही बुलिमिया आपने देखा तो बुलिमिया में आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं और पिक्चर में दिखाते हैं कि ये ऐसा हो गया है आपको नकल्स पे, तो इट इज व्हाट, इट इज रसल साइंस। बार बार पूछा गया है कि रसल साइन क्या होता है और किसमें देखा जाता है, रसल साइन देखा जाता है बुलिमिया में। अब ये रसल साइन आपको डिफरेंशिएट करना है इससे। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, रसल साइन जो उंगलियां मुंह में डाली जा रही है उंगली करने के लिए, दांत के इंप्रेशन से उस पर प्रॉब्लम हुई है, केवल कुछ ही उंगलियों पे प्रॉब्लम होगी, उसको रसल साइन कहते हैं। ये वाली प्रॉब्लम में सारी उंगलियां इन्वॉल्व हैं, सारी उंगलियों का कलर वॉयलेशियस हो गया है, पेप्यूल्स देखने नहीं मिल रहे हैं अभी आपको, सिर्फ वॉयलेशियस कलर हुआ है, तो इट इज नोन एज What? It is known as Gottran sign। अब Gottran sign को आपको डिफरेंशिएट करना है Gottran पेप्यूल से। तो जैसे ही नाम में आया पेप्यूल, पेप्यूल का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल स्मॉल पेप्यूल्स हैं। अगर पेप्यूल्स आ गए और वॉयलेशियस कलर के हैं देन इट इज गॉट्रन पेप्यूल, और अगर वॉयलेशियस रेडनेस है तो इट इज गॉट्रन साइन। गॉट्रन साइन और गॉट्रन पेप्यूल दोनों अलग अलग चीजें हैं, किसमें देखी जाती है भैया, ऑफ कोर्स डर्मेटोमायोसाइटिस में देखी जाती है। तो नाउ लेट्स अगेन जंप टू पीडियाट्रिक वाला टॉपिक, पीडियाट्रिक का टॉपिक डर्मेटोमायोसाइटिस। डर्मेटोमायोसाइटिस से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस में, मेडिसिन या पीडिया किसी से भी पूछे जा सकते हैं कि भैया कंप्लेन करने देगा कि प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस रहेगी, आपको हिस्ट्री दे सकते हैं कि उठने में तकलीफ हो रही है, बच्चे आदमी को कॉम करने में तकलीफ हो रही है क्योंकि प्रॉक्सिमल मसल चल नहीं रही है, साथ साथ में आपको गॉट्रन साइन है, गॉट्रन पेप्यूल दे दें, उसके अलावा ये दे दें आपको, ये क्या है मैकेनिक्स हैंड है, इसकी हिस्ट्री दे दें। और कौन कौन से साइन देखने मिल सकते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस में, एक हेलियोट्रॉप रैश देखने मिल सकती है, शॉल साइन देखने मिल सकता है। गॉट्रन पेप्यूल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये हेलियोट्रॉप रैश है। मान लो ऐसे ही पेरी ऑर्बिटल रैश बच्चे में दे रखी होती और वो परप्यूरा जैसा होता तो वो किस में हो सकता था, वो नियोनेटल एली में होता। तो नियोनेटल एली में भी ऐसी परप्यूरा रैश देखने मिल सकती थी, पर प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस तो बच्चे की अलग बात कर रहा हूं, साथ में मैं लिंक कर दिया आपको। पर आपको सिर्फ इतना पता रखना है
कि अगर आपको यहाँ पर वॉइलेशियस रैश दिख रही है फीमेल में या तो मेन में, जो भी होगा, उसमें साथ में गॉटरन साइन, आपको शॉल साइन देखने मिल रहा है, तो आपका केस कौन सा है? आपका केस डर्मेटोमायोसाइटिस का है। डर्मेटोमायोसाइटिस पे अब ये साइंस वाले सवाल कम पूछने लगे हैं। वो नाउ जो वो सवाल पूछने लगे हैं, वो पूछने लगे हैं उसकी एंटीबॉडीज पे, कि कौन सी एंटीबॉडीज कौन से साइन के साथ अलाइंड होती है, तो अपन वो एंटीबॉडी समझ के जाते हैं। एंटी एमाई2 एंटीबॉडी किसमें देखी जाती है? क्लासिकल डर्मेटोमायोसाइटिस प्लस गॉटरन या हेलियोट्रॉप रैश अगर दे रखा है, गॉटरन साइन, गॉटरन पेप्यूल, हेलियोट्रॉप रैश दे रखा है, तो उसकी एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी एमाई2। ऐसे ही एंटी MDA5 अगर दे रखा है एंटीबॉडी, तो इट इज फॉर एमायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस। एमायोपैथिक डर्मेटोमायोसाइटिस का मतलब होता है कि मसल में प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्लासिकल साइंस हैं उसके, और साथ में ILD भी है, तो ILD में भी एंटी MDA5 एंटीबॉडी पॉजिटिव रहती है। ऐसे ही एंटी P155 पेरानियोप्लास्टिक डर्मेटोमायोसाइटिस में पॉजिटिव रहती है। एंटी NXP2 जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस में पॉजिटिव रहती है। और प्रोमिनेंट कैल्सिनोसिस बार बार सवाल पूछा गया, तो प्रोमिनेंट कैल्सिनोसिस कई सवाल में दे रखा है, तो इट इज एंटी NXP2। और एंटी JO1 जो रहती है वो मैकेनिक्स हैंड और लंग फाइब्रोसिस में रहती है। तो सिर्फ मोटा मोटा इतना पता रखो कि अगर गॉटरन साइन, हेलियोट्रॉप रैश दे रखा है, तो इट इज एंटी MI2। अगर मैकेनिक्स हैंड दे रखे हैं, तो इट इज JO1। मैकेनिक्स हैंड मतलब मैकेनिक क्या कर रहा है? अपने जॉब कर रहा है, इससे आप रिमेंबर कर सकते हो। JO1 मतलब जॉब, जिससे मैकेनिक हैंड होते हैं। उसके बाद पेरानियोप्लास्टिक का वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वो है P155। P155 से पेरानियोप्लास्टिक डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकती है, और MDA5 से ILD हो सकता है। ये मेजर टेबल आपको पता रखना है डर्मेटोमायोसाइटिस से। एक इंपॉर्टेंट चीज जो डर्मेटोमायोसाइटिस में बार बार पूछी जाती है, वो ये कि एंटी JO1 एंटीबॉडी पॉजिटिव है, मैकेनिक्स हैंड साथ में मिल रहा है, तो इसी को अपन एंटी सिंथेटेस सिंड्रोम भी कहते हैं। तो एंटी सिंथेटेस सिंड्रोम से भी सवाल पूछा गया है, तो वो भी आप सॉल्व करके चले जाओ यहां से। और उसके साथ साथ डर्मेटोमायोसाइटिस में और क्या क्या पूछ लेते हैं भैया? डर्मेटोमायोसाइटिस में पूछ लेते हैं कि विच ऑटो इम्यून डिजीज है पेरानियोप्लास्टिक मार्कर। पेरानियोप्लास्टिक एंटीबॉडी बताई ना मैंने, P155, तो पेरानियोप्लास्टिक मार्कर वाला ऑटो इम्यून डिजीज कौन सा है? वो डर्मेटोमायोसाइटिस है। ऐसे ही डर्मेटोमायोसाइटिस अगर ओवेरियन मास के साथ आ रहा है, तो क्या सोचना है आपको? सोचना है पेरानियोप्लास्टिक डर्मेटोमायोसाइटिस। और किस एंटीबॉडी के बारे में सोचोगे? अगर सवाल में कहीं भी दे रखा है डर्मेटोप्रॉक्सिमल मसल वीकनेस की हिस्ट्री दे रखी है और ओवेरियन मास दे रखा है, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि मरीज को डायग्नोसिस क्या होगी? पेरानियोप्लास्टिक डर्मेटोमायोसाइटिस होगी। उसने क्वेश्चन में पूछ लिया इसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, आपकी एंटीबॉडी का मार्क कौन सा करोगे आप? P155 मार्क करोगे। जैसे ही मैंने बुलिमिया में आपको रसल साइन बताया था, आपको उस रसल साइन को लिंक करना है एक सिंड्रोम से जिसमें ऐसी फेसेस मिलती है। ये फोटो बार बार आपको दिखा देंगे। इस फोटो को की डायग्नोसिस क्या है? इस फोटो की डायग्नोसिस है रसल सिंड्रोम। क्या क्या होता है भैया उसमें? सिंड्रोम, ट्रायंगुलर फेसिस है बच्ची की, और लिम्ब लेंथ की डिस्क्रिपेंसी है, इसको अपन कहते हैं रसल सिल्वर सिंड्रोम। वो रसल साइन था बुलिमिया वाला, इट इज रसल सिल्वर सिंड्रोम। और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है रसल सिल्वर सिंड्रोम में? IUGR होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है। ये याद रखना है, रसल सिंड्रोम में बार बार पूछ सकते हैं वो कि इंटेलिजेंस क्या होता है? नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, शॉर्ट स्टेचर होता है। बस इतना पता रखना है आपको रसल सिंड्रोम में। और फेसिस कौन सी है? ट्रायंगुलर फेसिस है। ऐसी एक फेसिस वाला एक और सिंड्रोम बता के जा रहा हूं मैं, ब्लूम सिंड्रोम होता है। इसमें बटरफ्लाई रैश देखने मिलती है। यूजुअली बटरफ्लाई रैश आप कैसे देखते हो? यूजुअली बटरफ्लाई रैश आप देखते हो SLE में। आपको अगर बच्चे में ऐसा दे रखा है तो ब्लूम सिंड्रोम की आपको कंप्लेन रहेगी। बस ब्लूम सिंड्रोम में याद रखना है कि इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। तो आपको मैंने रसल सिंड्रोम भी बता दिया, ब्लूम सिंड्रोम भी बता दिया। अब अपन वापस आ जाते हैं एक चीज पर, जो अपन ने एनोरेक्सिया और बुलिमिया को छोड़ा था कि सवाल अगर आए तो मार्क कैसे करना है। अगर मरीज क्वेश्चन में कहीं भी दे रखा है एमेनोरिया प्लस अंडरवेट प्लस फियर ऑफ गेनिंग वेट, अगर फियर ऑफ गेनिंग वेट कहीं भी दे रखा है आपको एमेनोरिया के साथ में, देन इट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर सवाल में BMI नॉर्मल दे रखा है, बिंज पर्ज एपिसोड्स दे रखे हैं और पेरोटिड स्वेलिंग दे रखी है, नॉर्मल BMI इज इक्वल्स टू बुलिमिया नर्वोसा। ऐसे ही वापस सवाल में अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस दे रखा है, मतलब हाइपोकैलिमिया दे रखा है, देन अगेन योर आंसर विल बी बुलिमिया। उसके बाद डेंटल केरीज या इरोजन दे रखे हैं, देन अगेन योर आंसर विल बी बुलिमिया। उसके बाद अगर लेन्यूगो हेयर, ब्रेडिकार्डिया या ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है, मतलब मरीज का BMI कम है तब तो ये ब्रेडिकार्डिया लेन्यूगो हेयर होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका एनोरेक्सिया। ऐसे ही आप याद रखो कि बुलिमिया पे डायग्नोस कर लिया, वो सवाल पूछ लेते हैं कि which antidepressant is used in bulimia, तो which antidepressant or which drug is used in bulimia? Which drug you use? You use fluoxetine, and fluoxetine is what? Fluoxetine is SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor। जैसे SSRI आपके दिमाग में आया, आपको पता चल जाना चाहिए। लेट्स जंप टू फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी से मतलब SSRI से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो पढ़ के चले जाओ। क्या क्या पूछे जाते हैं भैया? GI अपसेट सारे SSRI से होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन सारे SSRI से होता है, वेट चेंजेस जो होते हैं फ्लुओक्सेटिन से वेट लॉस होता है, ये आपको पता रखना है। इंसोम्निया एजिटेशन किससे होता है? फ्लुओक्सेटिन से होता है। मैंने आपको बताया कि फ्लुओक्सेटिन से वेट लॉस होता है।
पर एक ऐसी एसएसआरआई है जिससे वेट गेन होता है, ये आपको पूछा जा सकता है अलग से। तो याद रखो पेरोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन से वेट गेन होता है। सारी एसएसआरआई से वेट लॉस हो सकता है, पर एक ही ऐसी एसएसआरआई है जिससे वेट गेन हो सकता है, वो है पेरोक्सिटीन। अब एक पूछा जाता है सवाल सेरोटोनिन सिंड्रोम से, सवाल में दे देंगे कि एसएसआरआई ड्रग है, साथ में उसको माओ इनहिबिटर के साथ कंबाइन कर दिया, व्हेनेवर माओ इनहिबिटर्स कंबाइंड विद एसएसआरआई, आपको क्या हो सकता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे ही अगर एसआईएडी या हाइपोनेट्री में दे रखा है तो वो भी एसएसआरआई से हो सकता है। अब मैंने आपको बताया कि एसएसआरआई को आपने माओ इनहिबिटर के साथ कंबाइन कर दिया तो क्या हो सकता है, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। तो सीरोटोनिन सिंड्रोम को आपको कैसे पूछा जा सकता है, सीरोटोनिन सिंड्रोम में आपको वो क्वेश्चन में ट्रायड दे देंगे और वो ट्रायड में देंगे कि मेंटल स्टेटस चेंज है, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी है। अगर ये ट्रायड आपको दिख रहा है मतलब आपके मरीज को क्या है, सीरोटोनिन सिंड्रोम है। जैसे आपने पहचान लिया सीरोटोनिन सिंड्रोम तो आपसे पूछ लेंगे कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है या कौन सी ड्रग दोगे, तो एंटीडोट फॉर सीरोटोनिन सिंड्रोम विल बी सिप्रोहेप्टाडीन। अब इस सीरोटोनिन सिंड्रोम को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जो हेलोपेरिडोल से एक साइड इफेक्ट होता था, क्या था वो, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम वर्सेस सीरोटोनिन सिंड्रोम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम किससे होता है, डोपामिन एंटागोनिस्ट से होता है, एंटीसाइकोटिक से होता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम किससे होता है, एसएसआरआई से होता है, मतलब एंटी डिप्रेसेंट से होता है। इसमें बस याद क्या रखना है कि प्यूपिल्स देख लो, अगर प्यूपिल्स नॉर्मल है तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, प्यूपिल्स डायलेटेड दे रखा है तो वो एसएसआरआई है। बस इतना पता रखो, बाकी कुछ पता रखोगे कि नहीं रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फीवर वीवर ये सब कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ प्यूपिल पता रखो। और साथ में अगर रिजिडिटी स्पेसिफिकली दे रखी है, अगर लेड पाइप रिजिडिटी, डिफ्यूज रिजिडिटी दे रखी है तो इट इज न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और क्लोनस दे रखा है तो इट इज सीरोटोनिन सिंड्रोम। बस प्यूपिल से याद रखो, मैंने अपने समय बस प्यूपिल से याद रखा था तो प्यूपिल से याद रखो। ड्रग ऑफ चॉइस सीरोटोनिन सिंड्रोम की मैंने बता दी है कि सिप्रोहेप्टाडिन थी, तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस भी लेकर चले जाओ, इट इज डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन नहीं दे रखा हो तो ब्रोमोक्रिप्टिन मार्क कर देना, बस डेंट्रोलिन याद रखना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अब वापस आ जाओ भैया कि अपन एसएसआरआई वाले सवाल सॉल्व कर रहे थे, तो एसएसआरआई वाले सवाल और क्या क्या पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। एसएसआरआई विथ लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ कौन सी है भैया, इट इज फ्लुओक्सेटिन। उसके बाद पूछते हैं कि एसएसआरआई विथ वेट गेन क्या होता है, एसएसआरआई से फ्लुओक्सेटिन से तो वेट लॉस होता है, मैंने बताया था वेट गेन किससे हो सकता है, पेरोक्सिटीन से हो सकता है। उसके बाद सवाल पूछा जा सकता है कि एसएसआरआई कॉजिंग एसआईएडीएच, सारी एसएसआरआई एसआईडीएच करवा सकती है, और एल्डरली में हिस्ट्री ज्यादा रहती है, सवाल में कहीं भी ढूंढना ऐसा दे देंगे कि एल्डरली मरीज है, आपने उसको एसएसआरआई दिया और एसआईएडीएच की हिस्ट्री हो गई ऐसी, तो ऐसी हिस्ट्री भी किससे कॉज हो सकती है, एसएसआरआई से हो सकती है। ऐसे ही फ्लुओक्सामिन भी एक ड्रग होती है, फ्लुओक्सामिन मेनली ओसीडी में दी जाती है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। एक सिटालोप्राम ड्रग है, सिटालोप्राम का साइड इफेक्ट क्या है, सिटालोप्राम का साइड इफेक्ट है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, अगर हाई डोज में दी जाए तो एक ऐसी एंटी डिप्रेसेंट जिससे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, दैट इज सिटालोप्राम। अब जैसे ही आपके सवाल में आया क्यूटी प्रोलॉन्गेशन से न जाने कितने सवाल पूछे गए हैं। लेट्स जंप अगेन टू मेडिसिन कि अपन देखो फार्माकोलॉजी कि ड्रग्स कॉजिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कौन कौन सी हो सकती है। ड्रग कॉजिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन मतलब कौन सा प्रोलॉन्गेशन, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्सेट डी पॉइंटी। न जाने कितने सवाल पूछे टॉर्सेट डी पॉइंटी से, तो कौन कौन सी ड्रग होती है, तो भैया एंटी एरिथमिक्स में क्लास 1 है क्विनिडिन प्रोकेनामाइड से क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। अब कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि एंटी अरिथमिक कौन सी और है जिससे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। एंटीसाइकोटिक में हेलोपेरिडोल से हो सकता है, क्लोरप्रोमाजिन से हो सकता है, एंटी डिप्रेसेंट में अपन ने देख लिया है सिटालोप्राम से होता है, एंटीबायोटिक में मैक्रोलाइड से हो सकता है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन, एंटी फंगल में फ्लूकोनाजोल से भी हो सकता है, एंटी एमिटिक में ओंडेनसेट्रॉन से हो सकता है, और बाकी क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से तो हो ही सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का आई का स्पेसिफिक साइड इफेक्ट कौन सा है। वापस अपन आते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में क्या क्या रखना है, एंटी अरिथमिक वाली ड्रग याद रखना, सिटालोप्राम याद रखना, और इरिथ्रोमाइसिन मतलब मैक्रोलाइड याद रखना है आपको यहां से। अब मैंने आपको बताया कि सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में, कि मोस्ट कॉमन ड्रग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन साइकेट्रिक में कौन सी है, वो ड्रग है आपकी हेलोपेरिडोल। उसके बाद मैक्रोलाइड कौन सा ऐसा है जिससे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, तो इरिथ्रोमाइसिन से क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, ये पता रखना है। एसएसआरआई कॉजिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कौन सी है, मैं अपन ने पहले ही पढ़ लिया, दैट इज सिटालोप्राम। उसके बाद एंटी एरिथमिक विद क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अपन ने एंटी 1 ने देखा साथ में, और जिस पे सवाल पूछा गया है पहले वो है आपकी सोटालॉल। अब जैसे ही अपन ने देखा मैक्रोलाइड जिससे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है वो है इरिथ्रोमाइसिन, तो लेट्स जंप टू फार्माकोलॉजी ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन मतलब मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, मैक्रोलाइड से क्या पूछा जा सकता है भैया कि मैक्रोलाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, कैसे रोकता है, 50S बाइंडिंग से रोकता है, ये बार बार सवाल पूछा गया है। उसके बाद ऐसी कौन सी मैक्रोलाइड है जिससे कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है, तो इट इज इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट। एस्टोलेट याद रखना जरूरी से क्योंकि ऑप्शन में वो चेंज कर सकते हैं, तो इरिथ्रोमाइसिन
एस्टोलेट से कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है। वैसे मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया 50S सब यूनिट से, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस को दो तरीके से रोका जा सकता है, 50S और 30S। तो कैसे याद रखोगे 50S पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, 30S पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है? मैंने अपने समय याद किया था कि 30S पे केवल दो ड्रग एक्ट करती है, दैट इज ए और टी। मतलब 830 मैंने निमोनिक बन के याद किया था उस समय। 830 मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स एक्स टू दिस, मतलब 30 मतलब 30S सब यूनिट। बाकी जितनी ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर वाली वो सारी किस पे एक्ट करेंगी, 50S पे करेंगी। अब अपना दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड जो ड्रग है वो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस बहुत सारी चीजों में पूछी जाती है। तो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस किसमें किसमें पूछी जाती है उसको देखे जाओ कि अगर माइकोप्लाज्मा निमोनिया है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस अजिथ्रोमाइसिन है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटासिस प्रेगनेंसी में हो कि नॉन प्रेगनेंसी में हो, अजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है। परटूसिस वूपिंग कफ की हिस्ट्री दे रखी है तो वूपिंग कफ में एरिथ्रोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। लेजियोनेला न्यूमोफिलिया अगर आपकी लेजियोनस डिजीज दे रखा है तो ड्रग ऑफ चॉइस अजिथ्रोमाइसिन है। डिप्थीरिया के करियर स्ट्रेट की ड्रग ऑफ चॉइस एरिथ्रोमाइसिन है। उसके बाद कैंपाइलोबैक्टर जेजोनाई सीवियर केस है तो एरिथ्रोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। एच पाइलोराई में ट्रिपल थेरेपी दी जाती है, आप सबको पता है, उसमें एक ड्रग होती है एरिथ्रोमाइसिन, वो भी मैक्रोलाइड है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन सल्फा एलर्जिक पेशेंट, सल्फा एलर्जिक पेशेंट में अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, स्पाइरामाइसिन, ये भी एक मैक्रोलाइड है। ऐसे ही मैक मतलब माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, अजिथ्रोमाइसिन। और कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका माइल्ड केस अगर दे रखा है तो उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एरिथ्रोमाइसिन। अब जैसे ही मैंने आपको यहां पर बोला एच पाइलोराई, तो एच पाइलोराई पढ़ के जाओ, एच पाइलोराई से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो समझ के जाओ। एच पाइलोराई से क्या क्या पूछ सकते हैं कि उसमें यूरियस टेस्ट होता है, रैपिड यूरियस टेस्ट, उसको अपन क्लो टेस्ट कहते हैं, क्लो टेस्ट पे सवाल पूछ सकते हैं वो, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट। उसके साथ साथ में पता रखो कि यूरिया ब्रेड टेस्ट होता है, दैट यूरिया ब्रेड टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक नॉन इन्वेजिव टेस्ट, इट इज मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक नॉन इन्वेजिव टेस्ट। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है आपका, यूरिया ब्रेड टेस्ट, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद एच पाइलोराई में आपसे पूछते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है एच पाइलोराई में वो है बायोप्सी विद हिस्टोपैथोलॉजी। तो अगर गोल्ड स्टैंडर्ड कोई पूछे तो इट इज बायोप्सी विद हिस्टोपैथोलॉजी, और अगर सेंसिटिव और स्पेसिफिक नॉन इन्वेजिव कोई पूछ रहा है तो दैट इज यूरिया ब्रेड टेस्ट, यहां से क्लियर करके जाओ। उसके अलावा एच पाइलोराई से और क्या पूछ लेते हैं, एच पाइलोराई से वो पूछ लेते हैं कि उसके विरुलेंस फैक्टर कौन से हैं। कैग ए और वैक आपको पता रखना है। कैग ए का मतलब साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन, कैग ए का आंसर देने लगे तो आपको पूछ लगे कैग ए का मतलब क्या होता है, क्या करवाता है। कैग सी इज फॉर सी इज फॉर कार्सिनोजेनिक, कैग ए इज फॉर कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल, कैग ए का कार्सिनोजेनेटिक पोटेंशियल होता है। और उसके साथ साथ में वैक ए है मतलब वैक्यूलेटिंग है, तो वैक्यूल मतलब उसमें होल कर दिए तो होल से क्या सकता है, इंजरी हो सकती है, इसलिए वैक ए इज फॉर सेल इंजरी। तो कैग ए से कार्सिनोजेनेटिक पोटेंशियल मतलब कार्सिनोजेनिक हो सकता है, और वैक ए मतलब सेल इंजरी हो सकती है, ये आपको पता रखना है। उसके साथ साथ में कैंसर एसोसिएशन और किससे किससे है आपके एच पाइलोराई का, तो एच पाइलोराई का जो कैंसर एसोसिएशन है वो किससे है, माइल्टोमा, माइल्ट लिम्फोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ये आपको पता रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टॉक्सोप्लाज्मा भी अपन, टॉक्सोप्लाज्मा में अगर सल्फा की एलर्जी है तो उसमें भी स्पाइरामाइसिन दे सकते हो। तो जैसे आपने टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ा तो टॉक्सोप्लाज्मा भी करके जाओ ना। टॉक्सोप्लाज्मा में क्या क्या याद रखना है कि उसका डेफिनेटिव होस्ट क्या है, डेफिनेटिव होस्ट कैट है। तो कहीं भी हिस्ट्री में अगर कैट दे रखा है तो आंख बंद करके आंसर मार्क करना टॉक्सोप्लाज्मा, बिना दिमाग लगाए। और क्या क्या याद रखना टॉक्सोप्लाज्मा से, स्पेस में ट्रायड होता है, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है, कंजेनाइटल ट्रांसमिशन रहता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का, उसका एक स्पेसिफिक ट्रायड दे देंगे आपको क्वेश्चन में, तीन चीजें दे देंगे वो, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, कोरियोरेटिनाइटिस और हाइड्रोसेफेली। ये अगर तीन चीज आपको सवाल में दे रखी है, या आपको एक एमआरआई की इमेज दे रखी है जिसमें इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन दिखा रहे हैं और हाइड्रोसेफेलस और कोरियोरेटिनाइटिस दे रखा है, मतलब आप किस केस से डील कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। अब मैंने आपको बताया कि जो इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होता है टॉक्सोप्लाज्मा में वो डिफ्यूज इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होता है, कहीं भी हो सकता है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए एक चीज से जिसमें केवल ये वेंट्रिकल्स के अराउंड कैल्सिफिकेशन होता है, दैट इज नोन एज पेरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। हाउ विल यू डिफरेंशिएट, ये वाला केस देखो, इसमें पूरे ही ब्रेन में इंट्राक्रेनियम में कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो सकता है, जिसको अपन डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन कह सकते हो। डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन इज इक्वल टू टॉक्सोप्लाज्मा, और पेरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन इज ड्यू टू सीएमवी। तो ये आपको दो सवाल पता रखना है, यहां से कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है, अगर मैं इसकी हिस्टो कर रहा हूं तो मेरे को कौन सी इंक्लूजन बॉडीज देखने मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए। अब जैसे टॉक्सोप्लाज्मा आपने देखा, टॉक्सोप्लाज्मा का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो करके जाओ। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी में बार बार टॉक्सोप्लाज्मा पे सवाल पूछा गया है कि अगर मदर इंफेक्टेड है पर अभी फीटस इन्फेक्ट नहीं हुआ है तो कौन सी आप ड्रग दोगे, तब दोगे स्पाइरामाइसिन, क्योंकि वो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती है। अगर फीटस इन्फेक्ट हो गया है तो आप कौन सी ड्रग दोगे, पायरामिथामिन प्लस सल्फाडियाजिन प्लस फोलिनिक एसिड। ये सवाल बार बार पूछा गया है, मदर इन्फेक्ट नहीं हुई तो स्पाइरामाइसिन देना है, अगर फीटस इन्फेक्ट नहीं हुआ तो स्पाइरामाइसिन देना है, फीटस इन्फेक्ट हो गया है तो क्या देना है, पायरामिथामिन प्लस सल्फाडियाजिन अलोंग विद व्हाट, अलोंग विद ऑफ कोर्स फोलिनिक एसिड। अब आपको बताना चाहिए कि
एक सवाल आपसे पूछा जाए कि एड्स का पेशेंट है आपके पास, एड्स के पेशेंट में मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन अगर दे रखा है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस अगेन विल बी व्हाट? अगेन विल बी सीएनएस टॉक्सोप्लाज्मोसिस। मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजंस अगर आपको दिख रहे हैं, मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आपका केस कौन सा है, टॉक्सोप्लाज्मा का है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है एक चीज से कि एड्स का मरीज है जिसको CD4 काउंट लेस देन 100 है, ऑफ कोर्स मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन है, आपकी डायग्नोसिस क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा है। पर एक ऐसा केस है जिसमें एड्स का मरीज तो है पर इसमें सिंगल रिंग एनहांसिंग लीजन है और टॉक्सोप्लाज्मा की थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मरीज। चलो उन्होंने ये भी दे दिया, अगर टॉक्सोप्लाज्मा नहीं भी देते वो, और अगर वो सिंगल रिंग एनहांसिंग लीजन लिख देते तो अब आपका आंसर हो जाता है यहां पर सीएनएस लिम्फोमा। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर सिंगल रिंग एनहांसिंग लीजन है देन योर आंसर विल बी सीएनएस लिम्फोमा, और अगर मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन है तो आंसर विल बी टॉक्सोप्लाज्मा। कैसे याद रखोगे? 2 फॉर टॉक्सो, टॉक्सो में क्या होता है 2 या मोर लीजन होते हैं तो मल्टीपल लीजन होते हैं। लिम्फोमा इज लोन मतलब सिंगल, तो सिंगल लीजन इज सीन इन लिम्फोमा। तो ऐसे आपको क्रेनियल इंटरफिकेशन, आपको कैल्सिफिकेशन था उसमें भी याद रखना है कि पैरावेंट्रिकुलर इज सीएमवी, डिफ्यूज इंट्राक्रेनियल इज टॉक्सोप्लाज्मा। पर अभी यहां पर रिंग एनहांसिंग लीजन भी अपन ने देख लिया, अपन ने टॉक्सोप्लाज्मा देख लिया, टॉक्सोप्लाज्मा में एड्स की बात करी अपन ने। ये टॉक्सोप्लाज्मा एड्स का क्या है? ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो लेट्स रीड अबाउट ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स। इट इज मल्टीपल टाइम्स आज इन हॉट शॉट टॉपिक आपकी नीट में जो बार बार पूछा जाएगा, और एक सवाल जरूर आएगा इसमें से आपके, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पढ़ के जाओ। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में क्या रखना है कि CD4 काउंट कितना होगा तो क्या क्या हो सकता है। अगर CD4 काउंट मोर देन 500 है और ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पूछ रहे हैं तो कॉमन स्टफ लाइक टीबी और हर्पीज जोस्टर हो सकता है। उसके बाद अगर CD4 काउंट लेस देन 200 है तो निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया हो सकता है। CD4 काउंट लेस देन 100 है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोकोकस हो सकता है। अगर लेस देन 50 है तो आपको तीन चीजें पता रखना है, CMV, मैक और लिम्फोमा। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन प्रोफाइल एक्सिस होती है CD4 काउंट पे, तो अगर लेस देन 200 था तो मैंने बोला था निमोसिस्टिस निमोनिया हो सकता है। तो कौन सी ड्रग दोगे प्रोफाइल एक्सिस के लिए? ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाक्सोजोल TMP SMX देना है आपको डेली। लेस देन 100 हुआ तो इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस की रिस्क भी आ गई, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की रिस्क के लिए अगेन आपको ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाक्सोजोल देना है। तो डबल ड्यूटी का मतलब होता है कि निमोसिस्टिस और टॉक्सोप्लाज्मा दोनों पे एक्ट करती है। अगर लेस देन 500 होगा तो किसकी रिस्क हो सकती है? लेस देन 500 पे मैक की रिस्क हो सकती है, मतलब माइकोप्लाज्मा माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की रिस्क हो सकती है। तो आपको क्या देना है? एजिथ्रोमाइसिन वीकली देना है, क्रिप्टोकोकल में फ्लूकोनाजोल देना है, और CMV अगर आ गया तो उसमें आप क्या दे सकते हो? वेलगेन साइक्लोविर दे सकते हो। मैंने अब आपको इसमें बताया कि लेस देन 200 में इंपॉर्टेंट आपको क्या ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन याद रखना है, दैट इज PCV। PCV का मतलब क्या होता है? निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया। निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया से क्या क्या पूछा जा सकता है भैया? निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया से पूछा जा सकता है दो इट इज फंगल बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटी फंगल। ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दो इट इज अ फंगस बट इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटी फंगल। ये आपको पता रखना है। कब होता है? मैंने आपको बता दिया CD4 काउंट लेस देन 200 पे होता है। साथ साथ में कैसी हिस्ट्री प्रेजेंट रहेगी? इसमें ड्राई कफ होता है, इसमें ड्राई कफ होता है, प्रोग्रेसिव डिस्नी और फीवर की हिस्ट्री रहती है, और साथ साथ में हाइपोक्सिया होता है जो एक्सर्शन पे वर्स कर जाता है। ये हिस्ट्री के साथ साथ आपको एक्सरे दे देंगे, और एक्सरे में आपको क्या दिखेगा? बायलैटरल डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट आपको दे दिया, मतलब ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिख रही है, HIV का मरीज है, हाइपोक्सिया, वर्सन ऑन एक्सर्शन, फीवर की हिस्ट्री है। तो आपकी डायग्नोसिस शॉर्ट हो जाना चाहिए। आपकी डायग्नोसिस क्या है? निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डायग्नोस्टिक सैंपल कौन सा हो सकता है निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया के मरीज में। इसमें नॉन एक्सपेक्टोरेक्टिक पेशेंट है, ड्राई कॉफ है, तो इसका डायग्नोस्टिक सैंपल क्या होगा? इसका डायग्नोस्टिक सैंपल होगा आपका ब्रोंकियोएल्वेोलार लवाज। बाल करना पड़ेगा इसमें आपको। अब देखो आप इसमें आपको अब इसकी प्रोफाइल एक्सिस है, बाकी ट्रीटमेंट समझ के जाओ। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथाक्सोजोल 21 डेज के लिए देना है। अगर सल्फा की एलर्जी है तो बार बार सवाल पूछते हैं सल्फा की एलर्जी तो कौन सी ड्रग प्रीफर करोगे? पेंटामिडीन ड्रग प्रीफर करना है, ये सवाल बार बार पूछा गया है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन लेस देन 70 mmHg है, PaO2, इसका मतलब क्या है? मरीज को सीवियर हाइपोक्सिया है। सीवियर हाइपोक्सिया वाले मरीज में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड करना पड़ेगी टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपके सवाल में ऐसा दे रखा है कि आपके मरीज का जो PaO2 है वो लेस देन 70 है तो आप इस मरीज को क्या देंगे? तो इसमें याद रखना, दो इट इज इन्फेक्शन बट स्टिल यू हैव टू ऐड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। ऐसे ही एक मैंने चीज बताई थी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था व्हाट इज टार्डिव डिस्काइनेसिया, हेलोपेरिडोल से होता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब क्या होता है? इट इज इनवॉलंटरी रेपिटेटिव मूवमेंट सीन आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑफ हेलोपेरिडोल। इनवॉलंटरी रेपिटेटिव मूवमेंट मतलब क्या? मतलब चिप लिप स्मैकिंग करेगा, चीविंग करेगा, टंग करेगा। आपको जब इमेज मुझे दिखा सकते हैं, आपको करके दिखाता हूं, नोटिस करना।
अगर बार बार मरीज ऐसा कर रहा है तो इट इज इनवॉलेंटरी रेपिटेटिव मूवमेंट, इनवॉलेंटरी रेपिटेटिव मूवमेंट आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑफ हेलोपेरिडोल, योर डायग्नोसिस विल बी व्हाट, योर डायग्नोसिस विल बी, आपको मरीज को भैया हो गया है टायराइडिक डिस्काइनेजिया। अब टायराइडिक डिस्काइनेजिया हो गया तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ के चले जाओ। टायराइडिक डिस्काइनेजिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेलबेनाजीन। वेलबेनाजीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज VMAT2 इनहिबिटर। अपन ने चालू किया था एंटीसाइकोटिक से, उसका साइड इफेक्ट टायराइडिक डिस्काइनेजिया, उस पे ही एंड किया। बीच में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी देख लिया, बीच में साइकियाट्रिक के कुछ कुछ सिम्टम भी देख लिए, बीच में एंटीबायोटिक भी पढ़ लिए एक आध। ऐसे ही लिंक करके करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है और अपनी रैंक को बूस्ट करना है। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि इसको मैक्सिमम लोगों तक अपने को पहुंचाना है, इसको शेयर करिए।